वहां पे जाके कुछ रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च करिए, या फिर वहां पे भी अब जाके आप हायर एजुकेशन फील्ड में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप फर्दर स्टडीज के बारे में सोचना चाहिए, न कि आपको जॉब के पीछे भागना चाहिए। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना चाहता हूँ, यार यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, मुझे लगता है आप लोग उसको भी टारगेट कर सकते हैं। बहुत कम आईआईटी स्टूडेंट्स होते हैं जो उस एग्जाम को क्रैक करते हैं। नॉर्मली जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं, जो नॉर्मल कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, या लाइक एमबीबीएस, आजकल एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स भी इस फील्ड में आ गए हैं, वो भी काफी अच्छा यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो यार आप लोग भी कर सकते हैं। सो माय नेक्स्ट मैसेज टू यू कि बड़ा सपना देखिए और बड़ा कुछ करने की कोशिश करिए। अगर मुझे लगता है कि बीटेक के बाद प्लेसमेंट ही चाहिए था ना, तो फिर मुझे लगता है आईआईटी आने का कोई मतलब नहीं था। ये तो नॉर्मल कॉलेज में भी आजकल बच्चे को मिल रहा है, हो सकता है उसका पैकेज थोड़ा आपसे कम हो, पर कहीं ना कहीं सफलता तो वो भी हासिल कर रहा है, घर वाले तो उसके भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एट लास्ट वही है कि जब आप एक बार कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाता है, उसके बाद आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक सी जाती है। तो हमेशा मतलब स्ट्रगल करिए, ये स्ट्रगल करने का टाइम है, सीखिए, असफल होइए, जितना मतलब फेलियर्स आप फेस करेंगे उतना लाइफ में आपके लिए बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। सो माय नेक्स्ट मैसेज टू यू, एंड आई थिंक दिस इज माई जर्नी दैट मैं 3 यूट्यूब चैनल है, बड़ा यूट्यूब चैनल जहाँ पर हम लोग इंजीनियरिंग के लिए कंटेंट, बीएससी के लिए कंटेंट अपलोड करते हैं। सेकंड वाला जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम लोग जो स्टूडेंट्स आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं, दैट इज आईआईटी एग्जाम, गेट एग्जाम, सीएसआईआर नेट एग्जाम, दोज हु वांट टू डू रिसर्च इन मैथमेटिक्स, उसके लिए नेट एग्जाम होता है, उसके लिए प्रिपरेशन कराते हैं। बाकी हमारी खुद की बुक्स भी हैं, एंड आई थिंक फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आई थिंक दोज हु आर इन द फर्स्ट ईयर, उनके लिए कुछ मैसेजेस हैं। मैं ये पीपीटी आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट मैं कुछ, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारा टाइम हो चुका है, तो मैं कुछ पर्टिकुलर मैसेज दूंगा एंड देन उसके बाद बात करूंगा। दिस इज द लाइक माय 7 to 8 पॉइंट्स जिसके अंदर मैं आज आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला, सेट योर टारगेट। देखो, जब 10th क्लास में थे ना, या 9th क्लास में थे, तब सोचा था ना कि जेईई एडवांस फोड़ना है। आपने 3 साल पहले डिसाइड कर लिया था कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आज आप बीटेक कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। आपके मन में बस ये होगा, यार प्लेसमेंट हुआ तो ठीक, नहीं तो कुछ और अच्छा कर लेंगे, राइट? सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि आप कुछ न कुछ टारगेट डिसाइड करिए कि आपको लाइफ में एग्जैक्टली आने वाले 3 साल बाद या 4 साल बाद क्या करना है और किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये मेरी खुद की इच्छा है कि आप फ्यूचर में सबसे पहला टारगेट आप रखिएगा, आप एंटरप्रेन्योर बने, आप कुछ न कुछ खुद का स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आईआईटी वाला बच्चा अगर ये नहीं सोचेगा, मैं जब कहीं दूसरे कॉलेजेस में भी जाता हूँ, एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, इस तरह अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता हूँ, और बहुत सारे बच्चे अच्छा स्टार्टअप कर जाते हैं। बट जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फोकस होता है कि सर मुझे प्लेसमेंट करना। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस फील्ड में जाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका प्लेसमेंट इजीली हो जाएगा, आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, राइट? बट कहीं ना कहीं जब आप स्टार्टअप करते हैं आपको फेलियर्स मिलेंगे, पर हाँ, अगर यहाँ पे आए हो, आप में डिसिप्लिन है, आप कंसिस्टेंट है, आप मेहनत की दम से यहाँ आए हो, तो मुझे लगता है आप अपना अच्छा स्टार्टअप, सक्सेसफुल स्टार्टअप कर सकते हैं। और यहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट आपको आईआईटीज देती है, मुझे लगता है यहाँ पे ई-सेल क्लब भी होगा, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज होती होगी जो कि आपके स्टार्टअप के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती है, और फंडिंग भी बहुत इजीली मिल सकती है। अगर आप आईआईटी से हैं, आपका टेक को आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है कि आपको स्टार्टअप के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि जिस डोमेन में आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, उस डोमेन में थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं तो जरूर लीजिए, बट कहीं ना कहीं बैकअप द माइंड रखिए कि यार मुझे अपना खुद का शुरू करना है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब आप खुद का शुरू करते हैं ना, तो आप बहुत सारे लोगों का घर चला रहे होते हैं। आज आपको लगता है कि यार ये बिजनेसमैन है, कमा रहा है, ये कर रहा है, पर मुझे लगता है कि उनकी वजह से कितने लोगों का घर चल रहा है ये आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप खुद स्टार्टअप करेंगे तो आपको पता पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि आजकल हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के बारे में ही सोच रहा है। और मैं जितने भी जगह जाता हूँ, आज मैं देखता हूँ कि यार कितने स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं लाइक वीआईटी गया, एसआरएम गया, अलग अलग आईटीज एनआईटीज में जाता हूँ, ट्रिपल आईटीज में जाता हूँ, हर बच्चा बीटेक कर रहा है, हर बच्चे को जॉब चाहिए। तो फिर स्टार्टअप कौन करेगा, कौन जॉब को क्रिएट करेगा? मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है, और मुझे लगता है आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। सेकेंड है, बिल्ड अ मीनिंगफुल नेटवर्क्स। यार अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहना शुरू करिए। पता है, मैं जब भी बच्चों को बोलता हूँ, खास करके जो आईआईटीज वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको एक ही बोलता हूँ, यार तुम बस अपने 3 साल याद कर लो यार, 10th 11th 12th अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहते थे,
अच्छा माहौल था, पता है वो माहौल ही आपको यहाँ पहुंचाया। अगर वो माहौल आपके पास आज भी है और ऐसे फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में आपके लिए और भी अच्छा हो सकता है। ऐसे ऐसे नेटवर्क्स आजकल लाइक सोशल मीडिया पे बहुत सारे अच्छे चीजें भी अवेलेबल है, लिंक्डइन है, ऐसे ऐसे नेटवर्क्स है जहां पर आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने प्लान डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अच्छे फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके अलुमनाइज हैं उनके साथ आपको नेटवर्क रखना चाहिए। प्लस आपके जो सीनियर्स हैं, मुझे लगता है आईआईटीज के अंदर सीनियर्स बहुत ज्यादा हेल्प लाइक करते हैं स्टूडेंट्स की, तो आपको कहने के ऐसे मीनिंगफुल नेटवर्क्स बनाने चाहिए जो कि कहने के आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। स्टेप आउट द योर कंफर्ट जोन, है ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये होता है यार, जो इजीली मिल रहा है ना उसको हासिल मत करो, है ना, वो तो मिल जाएगा भाई। अगर आप आईआईटी से बीटेक कर रहे हो ना, या आप एमएससी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, भैया जॉब तो मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। हो सकता है आप अभी पैकेज नहीं लोगे तो बाद में बहुत थोड़ा कम पैकेज मिल जाएगा, पर मिल जाएगा जॉब, है ना। जो इजीली मिल रहा है ना यार वो मत करो। आपके साथ भी बहुत सारे बच्चे जो जेई की तैयारी कर रहे थे, है ना, अगर उनका अच्छा स्कोर नहीं हो तो उनको नॉर्मल कॉलेज मिल गया होगा, राइट। वो अपने कंफर्ट जोन में रहे, उन्होंने मेहनत नहीं करी, आपने थोड़ी मेहनत करी, आपको अच्छा कॉलेज मिल गया। पर अब यहाँ पे कंफर्ट जोन में आने की जरूरत नहीं, आपको रोज कुछ न कुछ नया करना चाहिए, राइट। और जैसे अगर आपके जीवन में कुछ इजीली मिल रहा है ना भैया, कुछ बड़ा करने की सोचो कि इससे और बड़ा अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ के अंदर, राइट। सो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। नेक्स्ट है स्टे हेल्दी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेल्थ सबसे बड़ा रोल अदा करती है। आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मैं देखता हूँ, खैर मुझे लगता है आपके यहाँ ऐसा माहौल नहीं होगा, पर बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें स्टूडेंट्स देखने को मिलती है, पीना जो भी सब कुछ चलता रहता है। मैं एक नाम नहीं लूंगा, मैं देहरादून में गया एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर, एक जयपुर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखने गया मैं। जब मैं बाहर गया तो बाहर बड़ी बड़ी होटलें बार्स और मुझे देखा, मेरे को लगा यार क्या मतलब क्या हो रहा है, लाइक बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और कुछ टीचर्स भी मुझे बताया कि सर बच्चों में आजकल एडिक्शन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आजकल नजर आता है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इतने अच्छी जगह है, देखो ये सफलता जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारा मति भ्रष्ट करती है ना। आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, है ना, जब आपको सफलताएं मिलती तो आपका दिमाग भी खराब होता है। मत करिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ बड़ा हासिल करना लाइफ में। ये कुछ भी आपने हासिल नहीं किया है, ये तो शुरुआत है, अभी तो लाइफ में आपको बहुत कुछ करना है। ये तो खाली फाउंडेशन बना है, मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर बाकी है। अगर वो अच्छा कंस्ट्रक्शन और अच्छा इंटीरियर चाहते हो तो मुझे लगता है इन सब चीजों से दूर रहिए और अपनी हेल्थ को अच्छे तरीके से मेंटेन करिए। जब मैं अंदर घुसा तो इतना अच्छा स्पोर्ट्स का आपने बना रखा है यहाँ पे, मुझे लगता है डेली आपको कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं आपको खुद बताना चाहता हूँ कि मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, 5:30 से 6:30 1 घंटा योगा करता हूँ, 6:30 से 7:30 रोज टेबल टेनिस खेलता हूँ। 1 घंटा टेबल टेनिस मेरी लाइफ का पार्ट है और हम लोग 5-6 जनों का ग्रुप है, हम डेली जाके टेबल टेनिस खेलते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइफ में एक जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम इस ऐसे एरा में जी रहे जहां पर हमारा फोकस 1% भी नहीं है। आज हम बैठे हुए ना, हर 2 मिनट के अंदर मोबाइल खोल के देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमें कोई एक मैसेज भेजेंगे कि बेटा तू आईआईटी से कर रहा है बीटेक, तू आजा, तेरे को मैं अपने सेक्रेटरी में बना के कुछ करके रखता हूँ। हम 2 मिनट में देखते हैं, पता नहीं क्या हम देखते रहते कि ऐसा कौन सा मैसेज आने वाला है। आजकल लोगों को आदत पड़ी हुई है, थोड़ी देर में कुछ ना कुछ व्हाट्सएप खोलना है, यूट्यूब खोलना है, वो खोलना है, राइट। देखो सोशल मीडिया अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं उसकी लिमिट भी जरूरी है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अगर डिसिप्लिन रहना है, फोकस्ड रहना है, तो मुझे लगता है एक स्पोर्ट्स को आप अपनी लाइफ में जरूर शामिल करिए। और ये कहना चाह रहा हूँ, 21 दिन तक या 1 महीने तक आप करके देखिए, आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिकली चेंज नजर आएगा, है ना। क्योंकि 1 घंटा जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, 2 घंटा क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो हम फुली फोकस्ड होते हैं उस गेम को लेके कि यार बस मुझे जीतना है, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप हमेशा इसको करिए। एक्सरसाइज, मेडिटेशन और स्पोर्ट्स मैंने आपको बता ही दिया। लाइक इंटर्नशिप्स जो है या जो भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जैसे कि अभी ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, मुझे लगता है इस अगर इवेंट्स के अंदर, क्लब के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है तो आप जरूर करिए, क्योंकि ये नेटवर्क बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आज मेरे साथ एक स्टूडेंट था, या जहां भी मैं अलग अलग जगह जाता हूं, जब बच्चे मुझसे मिलते हैं, कहीं ना कहीं 2 चीजें हम उनको सिखाते हैं और उनको भी लाइफ में एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो लाइफ में कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है जो भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे साथ भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा फर्क हुआ था, क्योंकि जब मैं बीएससी कर रहा था तब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था और मुझे आर्मी में जाने का इतना लाइक था कि मैंने लगभग 3 से 4 बार एसएसबी इंटरव्यू दिया थ्रू एनसीसी एंड सीडीएस। और मैंने
एनसीसी में लाइक आर्मी अटैचमेंट कैंप किया, एनआईसी कैंप किया, ट्रैकिंग कैंप किया, एटीसी कैंप किया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा कल्चर जो है ना, लाइक मुझे गाना बजाना और लाइक हारमोनियम बजाना, ढोलक बजाना है, मुझे बहुत आता था। तो हम लोग कल्चरल इवेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे और एनसीसी में हमें ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मिलते थे। वहां से मेरी लाइफ में बहुत कुछ कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं स्टेज पे आके कुछ बोल सकता हूँ। आपको लगता है कि लाइक स्टेज पे आना बहुत ईजी है, या कोई भी इवेंट जैसे आज यहाँ पे एंकरिंग कर रही थी लाइक जो लड़की, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आपको एक स्टेज मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उस प्लेटफॉर्म पे अगर आप आते हो और आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो जो एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज हैं, इंटर्नशिप है, ये जरूर आप करिए। और कहीं भी आपको जॉब करने का, छोटा मोटा कुछ इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। कुछ लोग, मुझे लगता है बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से आपको ये चीजें शुरू कर देने चाहिए। इससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि काम कैसे होता है, कंपनी कैसे आपसे काम कराती है। क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है, मैं खुद भी, अपनी कंपनी है मेरे, लगभग 20 से 25 लाइक हम लोगों ने ऑफलाइन हमारे ऑफिस में लोग काम करते हैं, 20 से 25 लोग ऐसे जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। मैं जब बच्चों को हायर करता हूँ, किसी फ्रेशर को, सबसे बड़ा चैलेंज आता है, सर इतने घंटे बैठ के काम नहीं कर सकता मैं। नॉर्मली 7 to 8 आवर्स वर्किंग होता है। आप अगर फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या आपको प्लेसमेंट चाहिए, आपको पता है अगर प्लेसमेंट चाहिए तो कंपनी आपको 7 से 8 घंटे काम कराती है। क्या 8 घंटे आप लगातार अभी से काम कर सकते हैं अपने खुद के लिए? अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो 3-4 घंटे और एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, लगभग 12 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके प्रोफेसर्स को देख लीजिए, जो आपके कॉलेज में स्टाफ है उनको देख लीजिए, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि लाइक वो उनका रूटीन है। आप आफ्टर द प्लेसमेंट आपका भी रूटीन यही होने वाला है। क्या आप इतनी मेहनत अभी बैठ के कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो मुझे लगता है वो जॉब आपके लिए बहुत ईजी है, आप आराम से कर जाएंगे। तो कहना चाहता हूं कि वो वाली बात है ना कि जब टीम टेस्ट मैच खेलने जाती है या वनडे खेलने जाती है, तो 3-4-5 मैच है ना, पहले खुद खेलती है, राइट? या उस माहौल में अपने आप को फिट करती है। या जब आप देखते होंगे कि जो लाइक एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जीरो ग्रेविटी पे काम करते हैं। सिमिलरली आपको भी अगर किसी कंपनी में खुद का स्टार्टअप करना है या कहीं जॉब करना है, तो मुझे लगता है उस माहौल में आपको कहीं ना कहीं पहले से रहना चाहिए। और 7 to 8 आवर्स अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इजीली किसी भी कंपनी में बहुत अच्छे तरीके से जॉब कर सकते हैं, अपना खुद का भी स्टार्टअप कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे लगता है कि मोटिवेशनल बहुत सारी आजकल इतने सोशल मीडिया पे इतने लाइक अवेलेबल है, प्लस बुक्स भी बहुत सारी अवेलेबल है, बुक्स को पढ़ना शुरू करिए यार ना। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप मेरे यूट्यूब से पढ़ के पास होते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने यूट्यूब पे जो कंटेंट डाल रखा है वो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, पर किताबों को रेफर करिए। अगर इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग मैथ्स की जो बुक्स है, चाहे इंडियन ऑथर की बुक्स है चाहे फॉरेन ऑथर की बुक्स है, प्लीज उन बुक्स को पढ़ना शुरू करिए। अगर मैंने कैलकुलस का कोई टॉपिक आपको पढ़ाया है, तो वो मेरा नॉलेज मैंने उस बुक से लिया और उसको आपके सामने डिलीवर किया। अगर आपको वो चीज समझ नहीं है तो आप यूट्यूब से उस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, पर उसके बाद आपको खुद को बुक्स रेफर करने चाहिए। क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो रोल है बीटेक के अंदर, वो ये है कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाती है, उसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हम यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट, इवन अब तो चैट जीपीटी आ गया, डिप्सिक आ गया, हम हर छोटी चीज को वहां पे जाके ढूंढते हैं। हम अपनी क्रिएटिविटी को खत्म करते हुए जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उन पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। आजकल देखिए आप देखेंगे आपके साथ बहुत सारे ऐसे कॉमर्स के स्टूडेंट भी होंगे जो 11th-12th कॉमर्स पढ़ रहे होंगे, पता है एक बड़ा सा कैलकुलेटर लेके घूमते हैं, है ना। उनको बोलोगे 25 + 35 कितना होता है, वो कैलकुलेटर करेगा। उसको छोटी छोटी कैलकुलेशन भी वो कैलकुलेटर से ही करेगा, उसकी आदत पड़ गई है ना, उसका दिमाग चलना बंद हो गया। सिमिलरली हमारे इंडिया में भी एक जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ी सी खत्म होती जा रही, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स खत्म होती जा रही, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए मशीन्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे पढ़िए, और मैं कहना चाहता हूं कि कंसेप्ट्स के लिए पढ़िए, पर कहने के बुक्स को रेफर जरूर करिए। किताबें पढ़ना हमें बंद नहीं करना है, क्योंकि असली जो ज्ञान है ना वो उन किताबों में, हम पूरी की पूरी बुक को आपको सोशल मीडिया पर लाके नहीं बता सकते हैं, हम सिर्फ उसका जो मेन जो निचोड़ है वो बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्वेश्चन कंसेप्ट क्या है और क्वेश्चन को कंसेप्ट में कैसे अप्लाई करना है वो हम बता दें। पर जो बहुत सारे जो ऐसी चीजें होती है जो कहने की बुक्स में होती है वो हम आपको नहीं बता सकते, तो बुक्स को कहने के आप रेफर करना शुरू करिए, और भी जो बुक्स है वो आपको कहने के पढ़नी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि जेई के अंदर आपने ऐसा जरूर किया होगा, राइट? आपने बुक्स रेफर करी होगी, पर अभी थोड़ा कम रेफर कर रहे हैं, तो किताबें आप रेफर करिए, और प्लीज पीडीएफ के चक्कर मत पड़िए, बुक खरीदना शुरू करिए, है ना। सामने होगी तो पढ़ने की इच्छा होगी। अभी लोग क्या करते हैं, मेरे पास मोबाइल में इस बुक की पीडीएफ है, उस बुक की पीडीएफ है, भैया नहीं,
आपके पास खुद एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी होगी, वहां से भी आपको बुक्स मिल जाएगी, तो बुक्स को रेफर करना शुरू करिए। देन एक और चीज बताना चाहूंगा, कम्युनिकेशन स्किल तो मुझे लगता है आप लोग यहाँ पे तो काफी अच्छा है और उसमें काम करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है स्टे अवे फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, राइट, थोड़ा सा दूर रहिए, है ना, क्योंकि ये बहुत ऐसा समय है जहाँ पर इन सब चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। सो मुझे लगता है इसमें ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं, आपको सब पता होगा। रेस्पेक्ट योर टीचर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का दौर ऐसा है, मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, आज आप यहाँ हैं सिर्फ दो जनों की वजह से, एक आपके माता पिता और एक आपके गुरु। अगर पेरेंट्स ने आपको 3 साल तक जो मोटिवेशन देना है, जो प्रेशर देना, हो सकता है मुझे लगता है आपको पेरेंट्स से कभी कभी चिढ़ भी आ जाती है, बार बार क्या ज्ञान देते हो, मैं पढ़ लूंगा, मैं क्यों ऐसा क्यों करते हो। पर मुझे लगता है कि आपको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा सफलता हासिल करते जाते हैं, हम भूलते जाते हैं उस रास्ते को जिस रास्ते से हम चले। मुझे लगता है वो रास्ते को नहीं भूलना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मुझे लगता है उस बैकग्राउंड को हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा अपने गुरु का सम्मान करिए, क्योंकि इस जीवन के अंदर जो गुरु और जो माता पिता आपके लिए करते हैं ना, मुझे लगता है कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो आपके लिए करती है। अगर जीवन में कोई भी स्टूडेंट सफलता हासिल करता है ना, सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो माता पिता को होती है, उसके बाद गुरु को होती है। मेरे भी बहुत सारे बच्चे, जब बच्चे आईआईटी में जाते हैं एमएससी करने के लिए, या जब किसी बच्चे का नेट एग्जाम क्रैक हो जाता है, मुझे बड़ा खुशी होती है कि यार मेरे बच्चे का एग्जाम क्रैक हो गया। मैं कहने के हम लोग लिखते कि यार हमारी जो मेहनत थी वो सफल हुई है ना। इतनी खुशी किसी को नहीं मिलती। आप अपने घर परिवार में जो मामा, बुआ, अंकल, चाचा, या हो सकता है आने वाले फ्यूचर में शादी होगी तो अपनी वाइफ को ही बोलोगे ना, बोलेगे यार ऐसे ही कर लिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो खुशी होती है ना वो गुरु को मिलती है और माता पिता को मिलती है। इसलिए मत भूलिए उनके द्वारा किया गया जो काम आपके लिए। सो दिस इज माय नेक्स्ट मैसेज टू यू कि रेस्पेक्ट योर टीचर्स। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि हम जिससे सीखते हैं हम उनको बाद में भूल जाते हैं। यार एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी टीचर्स डे आए, जब भी कोई ऐसा दिन आए जब गुरु को याद करना हो, एक फोन कर दिया करो, सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से यहाँ पहुंचा हूँ। तो मुझे लगता है बड़ी खुशी मिलेगी उनको और वो बड़े लगा कि यार बच्चा, और ये कहना चाह रहा हूँ ये बहुत पॉजिटिव एक वाइब्स क्रिएट करता है ना, आशीर्वाद मिलता है आपको कि यार चलो बच्चा मुझे याद कर रहा है, क्या चाहिए हमको। हम सिर्फ आत्मसम्मान के भूखे हैं और हम चाहते हैं कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो आईआईटी के बच्चे हमें याद कर रहे हैं। मैं खुद बताना चाह रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, मैं एक पीएचडी मैथ्स में हूँ और ठीक है अपना काम मैंने किया है। कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं आईआईटी में जाऊंगा, पर ये सिर्फ आपकी जो स्टूडेंट्स का प्यार है जो मुझे यहाँ पे आपने बुलाया, उसके लिए मैं वैसे फिर से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। बट कहना चाहता हूँ कि यार हमेशा ये भाव जीवन में रखिए, क्योंकि एक कहानी बताना चाहता हूँ और ये कहानी महाभारत की है कि जब कर्ण अपने गुरु परशुराम के पास गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो जो परशुराम थे उन्होंने पूछा कि तुम क्षत्रिय तो नहीं हो, तो उन्होंने बोला मैं क्षत्रिय नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो क्षत्रिय है। जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और जब शिक्षा ग्रहण करते करते अंत समय जब अपना खत्म होने वाली थी शिक्षा, तब वो अपने परशुराम के पैर दबा रहे थे और परशुराम आराम कर रहे थे। तब अचानक एक बिच्छू उनको काट जाता है, कर्ण को। तो कर्ण को बड़ा दर्द होता है, पर कहीं ना कहीं वो जो क्षत्रिय थे तो पेशेंस पावर था, तो उन्होंने उसको, क्योंकि वो गुरु के पैर दबाते, अगर बाई चांस थोड़ा सा चिल्लाते तो हो सकता है उनकी नींद उड़ जाती और वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे उनको। पर जब परशुराम नींद से उठे तब उनको पता पड़ा कि यार इसको बिच्छू ने काटा और उसने मुझे बिल्कुल ही बताया, इसका मतलब ये जरूर क्षत्रिय ब्राह्मण तो नहीं हो सकता है। और तब परशुराम ने उनको एक श्राप दिया था कि जिस दिन तेरे को सबसे ज्यादा इस ज्ञान की जरूरत पड़ेगी तब तो उस ज्ञान को भूल जाएगा। इसलिए कहना चाहता हूँ, और ऐसा भी हुआ है कि जब युद्ध हुआ था तब सबसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत थी, सबसे ज्यादा उस नॉलेज की जरूरत थी, वो भूल गए थे और उनका अंत हुआ। तो मैं आपसे किसी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा अपने गुरु का सम्मान करिए। और पेरेंट्स बहुत ज्यादा आपके लिए करते हैं, है ना। जब भी मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ जाके देखता हूँ कि एक माँ अपने बच्चों को लेके घूमती है, कितना सेक्रीफाइसेस उन लोगों ने आपके लिए किए हैं। हमेशा जब भी आप फ्यूचर में आगे बढ़े, जब आप सफलता हासिल करें, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि परिवार धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। पेरेंट्स एक जगह है, बच्चा कहीं मेट्रोज में बैठा हुआ है, मुझे लगता है होली दिवाली पे भी आने का समय नहीं मिलता है। और जब भी कोई वीकेंड्स आते हैं तो अपनी वाइफ के साथ मालदीव या कहीं घूम के फोटो
फोटो डाल रहे होते कि आई एम विद माय फैमिली, पर आप पेरेंट्स को भूल जाते हैं और पेरेंट्स बेचारे पैकेज बताते फिरते हैं कि मेरे बेटे का ये पैकेज लगा, मेरे बेटे का वो पैकेज लगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जीवन में कोई भी अच्छा समय हो, कोई भी अच्छा फेस्टिवल हो, अपने पेरेंट्स के साथ वो समय बिताना शुरू करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके द्वारा जो किया गया काम है ना, वो मुझे लगता है कि जीवन में कोई आपके लिए नहीं कर सकता है। और जो इंसान अपने माता पिता का और अपने गुरु का नहीं हो सकता, मुझे लगता है वो इंसान किसी का भी नहीं हो सकता है। सो दिस इज माय नेक्स्ट रिक्वेस्ट टू यू, अपने पेरेंट्स का हमेशा, टीचर का हमेशा रेस्पेक्ट करिए। और एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि जब भी आप जाएं अपने क्षेत्र के अंदर, मुझे लगता है आप जिस भी जगह से आप यहाँ पे पहुंचे हैं, आप हमेशा देखो, मोटिवेशन जो होता है ना, वो दूसरों को देने से आता है। आज मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं खुद भी मोटिवेट हो रहा हूँ, राइट? आप एक अच्छी जगह से बीटेक कर रहे हैं, मैं एमपी की बात करूँ या राजस्थान की बात करूँ या यूपी की बात करूँ, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है, और टीचर्स भी हैं तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी कमियां नजर आती है। अगर आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं, जब भी आपको टाइम मिले, आप स्कूल्स में जाइए, सरकारी स्कूल में जाइए, जिस क्षेत्र से आप आते हैं। मान लीजिए आप राजस्थान में किसी गांव से आते हैं, आप जाइए आसपास के क्षेत्र में, आप बोलिए कि मैं आईआईटी इंदौर से अपना बीटेक कर रहा हूँ, मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ। उन बच्चों को जाके मोटिवेट करिए, क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता है, नहीं उनको कैरियर गाइडेंस के बारे में आइडिया है कि उनको लाइफ में क्या क्या वो कर सकते हैं। मुझे लगता है ये काम आपको जरूर करना चाहिए। और जिस दिन आपने दूसरों के लिए काम, अब बच्चा होता है, मैं बोलता हूँ कि बेटा लाइफ में दूसरों के लिए करना शुरू करिए। आप बोलो सर हम कैसे करें, हमारे पास तो कुछ प्लेटफॉर्म ही नहीं। भैया प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी स्कूल में जाके आप बोलेंगे कि मैं आईआईटी इंदौर से बीटेक कर रहा हूँ, मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ मोटिवेट करना चाहता हूँ, मुझे लगता है इंडिया का कोई भी स्कूल ऐसा नहीं जो आपको मना कर दे कि नहीं अंदर नहीं आ सकते। तो हाँ, आपको वेलकम करेंगे और हो सकता है आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट करेंगे, नहीं आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। हमेशा देखो जीवन में जाना तय है, आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगी। कुर्सी जो है ना और ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये परमानेंट है, हम टेम्परेरी हैं। पर अब इस प्रकृति को क्या देखे जाते हैं, मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपने जीवन में किसी एक इंसान को भी मोटिवेट करके खड़ा कर दिया ना, मुझे लगता है आपका जीवन सफल है। तो हमेशा ये भाव अपने मन में रखिए कि यार मैं लोगों के लिए कुछ न कुछ करके जाऊं, मैं दूसरों को मोटिवेट करूं, और ये मौका आपके पास है अवेलेबल। और मुझे लगता है देश आपका सम्मान करता है कि आप इतने अच्छी जगह से अपना इंजीनियरिंग करें। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। होता क्या कि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, अपने एक जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम सोचते हैं हमने कुछ बड़ा नहीं फोड़ा। आप जाइए ऐसे स्कूल में, आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको लगेगा वो बच्चे आपको अपना आइडियल मानते हैं कि नहीं यार ये बच्चा वहां से बीटेक कर रहा है, मुझे भी इन भैया जैसा बनना है। जब आपको लोग आइडियल मानना स्टार्ट होगा तो आप खुद मोटिवेट होना शुरू कर देंगे, वाकई में मैंने कुछ किया लाइफ में। और यही तो जीवन में देखो, सब माइंडसेट का खेल। जितना पॉजिटिव माइंडसेट है, जितना आप खुद मोटिवेट दूसरों को करते तो आप खुद भी कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहे होते हैं। तो ये काम करना करें। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मुझसे YouTube पे पढ़ा है और आपको लगता है कि गुरुजी आपका थोड़ा सा एहसान मेरे ऊपर है, आप प्लीज ये वाला काम कर दीजिएगा, एहसान उतर जाएगा आपका। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपका एक बार हाथ खड़े करके करने वाला है पक्का। थैंक यू सो मच। सो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच for inviting me as a speaker in this event. If you have any question, then you can ask me. कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें? लगता है जो मैंने ज्ञान ज्यादा दे दिए। पढ़े होगे ना तुम लोग तो। Any question? Yes, please. पढ़ी होगा चीज तो राइट साइड से। Sir, I am a faculty from Gurukul School, Dhamnur. पढ़ी होता है। I am teaching computer science and robotics, but my interest is in mathematics also. So GATE exam कई बार ट्राई किया, लेकिन उसमें CS तो क्वालिफाई हो गया नेट, बट मैथमेटिक्स नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम सेकंड पेपर दे सकते हैं मैथमेटिक्स में। आप डेटा साइंस दीजिए, क्योंकि डेटा साइंस के अंदर 60% मैथ्स आती है, क्या है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड लाइक कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। उसके बाद AIML आता है और लाइक DSA और कुछ 2-3 अलग पाइथन और 2-3 अलग टॉपिक्स आते हैं। बाकी ऑलमोस्ट 60% जो आता है वो मैथ्स आता है। और मुझे लगता है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड के हैं तो आपको मैथ्स में नहीं देना चाहिए गेट, आपको डेटा साइंस में देना चाहिए। और डेटा साइंस में अगर आप गेट एग्जाम क्रैक करते हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज IITs में मिल सकती है फॉर द फर्दर स्टडीज। थैंक यू सो मच सर। एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा मास्टर्स MCA VIT वेल्लो से हुआ है। अच्छा। तो उस समय जब मैं वहाँ पे था तो मैं भी टीचर बनने का सोच लिया था,
जी तो उसके कारण मैं इस फाइल में आया हूँ टीचिंग। टीचिंग सबसे नोबल प्रोफेशन है और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि टीचिंग फील्ड लोगों को लगता है बड़ा इजी है ना, कुछ नहीं है, मजे करना है, टीचर बन गए। पर मैं बताना चाहता हूँ कि टीचिंग फील्ड एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आता है। अगर आपने किसी एक स्टूडेंट को गलत गाइड भी कर दिया ना तो उसकी आने वाली पुस्तें आपको बददुआएं देगी, और अगर आपने किसी एक का जीवन बना दिया ना तो उसकी आने वाली पीढ़ी आपको दुआएं देगी। तो इससे बड़ा नोबल प्रोफेशन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टरी जो होता है ना जो किसी एक इंसान की जीवन को उसकी लाइफ को बचा सकता है, उसके आने वाली पुस्तों को कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। पर जो गुरु का काम है ना वो ऐसा प्रोफेशन है, देखो हो सकता है सैलरी कम मिले राइट, पर दुआएं इतनी मिलेगी ना कि मुझे लगता है अगले जन्म में मुझे लगता है कुछ और अच्छा करने वाले हो, ठीक है। सर एक चीज़ बताऊँ, जैसा कोई बच्चा तो 5th क्लास का, हाँ जी उसके पेरेंट्स ने बोले कि सर आप पढ़ाओ उसको नवोदय की गवर्नमेंट मतलब स्कूल में एडमिशन चाहिए। मतलब वो छोटा बच्चा है, मैं 11th 12th या इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मैंने फिर भी पढ़ाया, उसको गाइड किया, और वो एक ही बच्चा है, मैंने मेरे जीवन काल में इतने छोटे बच्चे को पढ़ाया। वो अभी मानपुर में है नवोदय विद्यालय में, उसने मतलब क्रैक कर लिया, एक ही बच्चा। और उसके पेरेंट्स फर्स्ट टाइम जब मिलने गए वहाँ पे तो उनने कॉल पे रो रहे थे उनके पेरेंट्स, और उन्होंने बोला कि सर आपने एक साल में इतना कितना पढ़ा दिया, ऐसा लग रहा बच्चा 20-21 साल का हुआ। मतलब क्यों? वो लोग भगवत गीता के श्लोक बोल रहे हैं कि मतलब ये सब मोह माया है, आप मत टेंशन लो, मैं अच्छे से पढ़ूँ। तो वो एक साल में मैंने वो तो तैयारी कराई, भगवत गीता भी सिखा रहा था, मतलब पढ़ा रहा था उसको, क्योंकि मैं इस्कॉन इंदौर से रहा हूँ 3 साल से। जी तो वो भी बहुत अच्छा। देखो भगवत गीता एक ऐसी बुक है, मैं भी कृष्ण भक्त हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जिस भी आप धर्म को मानते हैं, हर धर्म कहीं न कहीं एक ऐसा भाव देता है कि हमें दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। एक यही कंक्लूजन है कि लाइफ में अगर आए तो हम कुछ करके जाए, राइट। थैंक यू सो मच। यस एनी। हेलो, सबसे पहले सर थैंक्स आपको। मैं एमएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे हूँ तो कहीं ना कहीं उसकी वजह आप भी हो। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन ये है कि अभी हमारी एमएससी सेकेंड ईयर है तो कंप्लीट होने वाली है जी। तो एक वो मन में द्वंद्व रहता है कि पीएचडी करें या प्लेसमेंट के लिए जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं हम पीएचडी करें, लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती है कि जल्दी जॉब लगे, जल्दी पैसा आए। तो सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो ये बात सही है, मेरे साथ भी ऐसा था, और घर वालों की एक्सपेक्टेशन जो है ना उसका अंत नहीं बेटा, ठीक है ना। वो हो सकता है 1 साल बाद तेरी शादी भी करवा दे कि बेटा मेरी एक्सपेक्टेशन अभी कि तेरी शादी होनी चाहिए, राइट। पर जीवन हमारा है, हम उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ और जीवन में उनके लिए हमेशा करेंगे। पर बेटा जो तुम्हारा सपना है ना वो तुम्हारा होना चाहिए। पेरेंट्स अपनी उम्मीद रखेंगे आपसे, और पेरेंट्स की उम्मीदें चेंज भी होती रहती है। मेरे पिताजी की बड़ी उम्मीद थी कि मैं बीएड करूं, मैं नहीं कर पाया, राइट, पर मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, आज बड़े खुश हैं, राइट। तो अपना जो फ्यूचर है ना वो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को लेके मत डिसाइड करो, आपकी एक्सपेक्टेशन की आप क्या चाहते हो अपने जीवन से, मुझे लगता है उस पर काम करना चाहिए। और रही बात कि अभी वो चाहते हैं कि आप सेटल हो जाओ, तो पीएचडी करोगे 3-4 साल बाद मुझे लगता है आप अच्छा कर सकते हो। अगर चाहते हैं छोटी मोटी अर्निंग करना तो मुझे लगता है अभी भी आप अर्निंग छोटी मोटी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी और आप अपना पैसा, और इवन मुझे लगता है कि आप नेट जेआरएफ करते हो तो स्कॉलरशिप आपको वैसे भी आईआईटी प्रोवाइड कर देती है गेट के थ्रू, राइट। गेट के थ्रू भी करोगे या नेट जेआरएफ के थ्रू भी करोगे तो मुझे लगता हो जाएगा। तो आपको फर्दर स्टडीज के बारे में सोचना चाहिए। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो चना होता है ना उसको बोलते हैं ना, मैं किसान फैमिली से आता हूँ, तो बहुत जल्दी वो फल दे देता है ना, बहुत जल्दी उसके चने के दाने आ जाते हैं, और वो कट भी बहुत जल्दी जाता है। आम का जो पेड़ होता है ना उसको बहुत पानी दो, बहुत सींचना पड़ता है, धीरे धीरे पेशेंस के साथ बड़ा होता है और जीवन भर फल देता रहता है ना। अब आपको चने का झाड़ बनना है या आम का पेड़ बनना है, आपको डिसाइड करना है, ठीक है। यस, आई थिंक डन। पूछ लो यार, कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा। थिंक थोड़ा सा आना ले लेता हूँ। यस, आई थिंक डन। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी एज ए स्पीकर फॉर दिस इवेंट। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपके जीवन में कहीं काम आए, आप लाइफ में सफल हो,
बस मैंने आपको कुछ मैसेजेस दिए हैं, इस पर हमेशा काम करिए, माता पिता का हमेशा रेस्पेक्ट करिए, जीवन में जितने भी सफल आप हो जाएं उनके प्रति हमेशा कुछ न कुछ करने का भाव रखिए। उसके बाद गुरु का हमेशा रेस्पेक्ट करिए और जीवन में कितनी भी सफलताएं हासिल कर लें उनको मत भूलिए आप। तीसरा मैसेज, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और चौथा मैसेज कि हमेशा कुछ न कुछ देने का भाव रखें। आप जीवन में जितना भी आपने प्रकृति से लिया है उसको लौटाने की कोशिश करिए, किसी न किसी माध्यम से लोगों को मोटिवेट करिए। और जिस प्लेटफॉर्म पे आज हैं आप हमेशा ऊपर वाले का थैंकफुल रहिए कि आप देखो, हमेशा जीवन में आपको थैंकफुल रहना चाहिए क्योंकि हमारे घर में सब स्वस्थ है, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ के अंदर, तो हमें हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहिए और उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, दीज आर माय मैसेजेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू। Well, one thing is certain. This was one math session where no one dozed off. So I now invite Saket Thamke, the head of finances of Fluxus 2025, to present a memento to our honored speaker as a token of appreciation for words of wisdom. Kindly give a huge round of applause. प्रोग्राम में कर मुझे पता चला कौन सा कोड है। अच्छा वो ढूंढना पड़ेगा। हमने कौन सा ढूंढा? मतलब ई की BLS Thank you so much, Team Plexus, for this event. बहुत अच्छा event आपने organize किया. Thank you. थैंक यू। थैंक Thank you so much, sir, for your invaluable insights and for making learning an experience to cherish. And with that, we wrap up this incredible